नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ है और आपका स्वागत है मेरी इस चैनल पर जिसका नाम है स्पेसिफिक स्टडी एरिया। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही रोमांचक भरा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है अक्षांश एवं देशांतर। टॉपिक महत्वपूर्ण है। टॉपिक महत्वपूर्ण कुछ कारणों से हो जाता है। इनमें से कुछ कारण ये हैं। इस टॉपिक का महत्व हम समुद्री विज्ञान में भी समझेंगे, जब हम समुद्री विज्ञान को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में समझेंगे। इस टॉपिक को हम जलवायु विज्ञान में भी पढ़ेंगे। ये टॉपिक महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि जब हम ऊष्मा के वितरण के बारे में बात करते हैं, यानी हीट के वितरण के बारे में बात करते हैं, तब भी ये टॉपिक हमारे सामने आता है। तो फ्रेंड्स, अक्षांश एक बहुत ही बढ़िया अच्छा सा टॉपिक है। अगर इसके लिए बेसिक से समझा जाए तो हमारे लिए आगे बहुत आसानी होगी भूगोल को समझने में, यानी जियोग्राफी को समझने में। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। सबसे पहले हम ग्लोब के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, ग्लोब के बारे में हम सब ने सुना होगा, सब ने देखा भी होगा। जब हम स्कूल में जाते थे तो हमारी प्रिंसिपल के टेबल पर ये ग्लोब रखा हुआ रहता था। या फिर ग्लोब बड़े आकार के भी होते हैं और छोटे आकार के भी होते हैं, और कुछ ग्लोब ऐसे भी होते हैं जिनको पॉकेट यानी जेब में रखा जा सकता है, और जब ज़रूरत पड़ने पर गुब्बारे से फुला के इसका उपयोग किया जा सकता है। ग्लोब में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ग्लोब में हम स्थानों की और उसमें बढ़ने तो सभी स्थानों, पठारों, नदियों के बारे में इससे ग्लोब से हमें जानकारी मिल जाती है। इसके लिए हमारे लिए ग्लोब में सबसे पहले एक ज़रूरत है, वो है अक्ष। यहाँ ये ग्लोब में ये चीज़ है, ये अक्ष है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी पृथ्वी गोल नहीं है। हमारी पृथ्वी का आकार जियोड यानी भू आब है। बचपन से हम सुनते आते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री अक्षांश पर झुकी हुई है, इसलिए आपको ये झुका हुआ सा नज़र आ रहा होगा, जो कि 23.5 डिग्री अक्षांश है। ये एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी इसी टाइप में झुकी रहती है, इसलिए इसे काल्पनिक रेखा माना गया है। और ये यहाँ पर ये अक्ष हो जाता है। और अक्ष क्या है? एक सुई की ग्लोब में झुकी हुई अवस्था अक्ष कहलाती है। अक्ष के बाद हम दूसरी बात कर लेते हैं ध्रुव के बारे में। तो ध्रुव क्या है? ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है। ये सुई है, ये वाली, ये दो बिंदु हैं, इनसे होकर जो सुई गुजरती है उनके लिए हम ध्रुव कह देते हैं। ध्रुव, जिसे आजकल ध्रुवीकरण का नाम बहुत सुना जाता है, ध्रुव कहते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद दोस्तों, इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ आने वाली है वो है हमारा विषुवत रेखा। विषुवत रेखा यानी इंग्लिश में इसके लिए हम इक्वेटर भी बोल देते हैं। विषुवत रेखा क्या है? विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। यानी इक्वेटर अर्थ को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है या बांटता है। तो इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। मान लो ये अर्थ है, तो ये हमारा इक्वेटर या विषुवत रेखा हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। इसके बाद हम बात करते हैं अक्षांश की, जिसका हमारा मेन टॉपिक है अक्षांश। इन सबको समझने के बाद अक्षांश समझने में आसानी होगी। अक्षांश की परिभाषा यानी डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो विषुवत वृत्तों से ध्रुवों तक, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों का अक्षांश कहा जाता है। अब यहाँ पर मैं आपके लिए समझा देता हूँ। ये विषुवत वृत्त है, फिर ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को हम समानांतर वृत्त बना लेते हैं। ये समानांतर वृत्त हो गया, एक वृत्त, और एक ये समानांतर वृत्त हो गया। और ये यहाँ तक, ये हम कहाँ पहुँच जाएंगे? ध्रुवों तक। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? अक्षांश। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। एक बार और समझा देता हूँ। परिभाषा देखो, विषुवत वृत्तों से ध्रुवों तक, विषुवत वृत्त यानी ये इक्वेटर से ध्रुवों तक यानी पोल तक, ये ध्रुवों तक
स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश कहा जाता है। मतलब ये हमने अभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश कहा जाता है। इसमें बहुत सी रेखाएं खींची जा सकती हैं, लेकिन अभी हम इन दो को खींच लेते हैं, इसका आकार या इसका साइज कम होने की वजह से। इसके बाद फ्रेंड्स हम ऐसा ही यानी ऐसा ही नीचे की ओर कर लेते हैं। ये ऐसा डायग्राम सही नहीं बन पा रहा, लेकिन समझने के लिए ठीक है। इन सब को लिए ये जितने भी हैं इन सब को लिए हम अक्षांश कह देते हैं। अक्षांश के बाद जिस चीज़ की बात आती है वो रहता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। एक्चुअली ये ध्रुव हैं और ये उत्तर की ओर है तो ये उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, और ये दक्षिण की ओर है तो ये दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। ध्रुव की परिभाषा हम पहले समझ चुके हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, यानी ये वाली सुई गुजरती है, ये एक काल्पनिक रेखा है जो कि पृथ्वी की गति के और पृथ्वी के आकार के वजह से खींची गई है भूवैज्ञानिकों द्वारा। इसके बाद हम जान लेते हैं कि जो विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर 1/4 होती है। समझ में आ रहा होगा, एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी, ये विषुवत वृत्त यानी विषु इक्वेटर से लेके दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी, ये बीच की दूरी यानी बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर, ये पृथ्वी के चारों ओर वृत्त के 1/4 होती है। मतलब और जिसका माप कितना होता है पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 360 डिग्री, और होती कितनी है 1/4 होती है। एक बार और मैं समझा देता हूँ आपके लिए कि विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, विषुवत वृत्त से एक इधर से दूरी और एक इधर से दूरी, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 होती है। और जो पृथ्वी के चारों ओर का 1/4 होती है तो पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का माप क्या है 360 डिग्री, 1/4 है तो 360 डिग्री बट्टे 4, तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री हो जाएगा, तो 90 डिग्री इधर आ जाएगा हमारा 90 डिग्री उत्तर अक्षांश, और ये आ जाएगा 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश। इतना समझने के बाद फ्रेंड्स दोस्तों 90 डिग्री उत्तर अक्षांश, 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश, ये सब समझने के बाद हम कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा समझ लेते हैं। ये इनके लिए ध्रुव भी कहा जाता है, जैसा कि हमने पहले जान चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण हम अक्षांश रेखा जान लेते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा, ये एक मान लो वृत्त है, ये अपना इक्वेटर हो गया यानी विषुवत रेखा हो गई। फिर इसके बाद एक ये रेखा यानी एक समांतर वृत्त ऐसा पूरा, और एक ये समांतर वृत्त, ऐसा ही हम दक्षिण की तरफ खींच लेते हैं, एक ये और एक ये हमारा 23.5 डिग्री, अगर इसके लिए हम 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तर अक्षांश माने तो ये हमारा हो जाता है कर्क रेखा। इसके बारे में बहुत से क्वेश्चन आते हैं कर्क रेखा के बारे में, तो इसका हम बेसिक समझ लेते हैं। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम बोलते हैं, नॉर्थ अक्षांश को बोलते हैं कर्क रेखा। यही 23.5 डिग्री साउथ में जब हो जाता है अक्षांश तो इसके लिए हम बोल देते हैं मकर रेखा। और ये 66.5 डिग्री नॉर्थ को बोल देते हैं उत्तरी ध्रुव व्रत यानी नॉर्थ पोल व्रत। और ये तो हम जानते हैं कि 90 डिग्री अक्षांश है, यानी कि उत्तरी यानी नॉर्थ ध्रुव, और ये अपना 66.5 डिग्री हो जाएगा साउथ, और ये हो जाएगा साउथ ध्रुव व्रत।
और ये हो जाएगा अपना दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री साउथ। दक्षिणी ध्रुव अपना कितना हो जाएगा 90 डिग्री साउथ। इन सब महत्वपूर्ण अक्षांश कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ पर है। ये हमारा उत्तर का भाग है, ये हमारा दक्षिण का भाग है, ये हमारी विषुवत रेखा है जो कि 0 डिग्री अक्षांश पर रहती है, ना ये नॉर्थ में रहती है ना ये साउथ में रहती है, ये 0 डिग्री अक्षांश में रहती है विषुवत रेखा यानी इक्वेटर। अक्षांश समझने के बाद एक महत्वपूर्ण चीज़ और रह जाती है, वो है ताप कटिबंध। हम सुनते रहते हैं उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, तो हम ये भी सुनते रहते हैं कि उष्ण कटिबंध में ज़्यादा ऊष्मा रहती है या ज़्यादा गर्मी रहती है, तो ये भी सुनते रहते हैं कि शीत कटिबंध में बहुत कम या नाम मात्र की सर्दी रहती है या वो बर्फीली जगह रहती है। इसी के बारे में हम अंटार्कटिका के बारे में भी सुनते हैं, तो उन सब के बारे में थोड़ा हम विशेष से जान लें। इससे पहले ये जान लें कि अगर मान लो ये नॉर्थ और साउथ ना होता तो फिर अक्षांश मिल जाते। कैसे मिल जाते? जैसे मान लो 20 डिग्री कोई बोले कि इसका अक्षांश का एक उपयोग ये भी होता है कि हम किसी की स्थिति, किसी स्थान की स्थिति आसानी से पता लगा सकते हैं अगर हमें उसके अक्षांश और देशांतर के बारे में पता है। तो अगर किसी की स्थिति पता लगाने के लिए कोई अपन से हमसे बोले कि 20 डिग्री अक्षांश पर ये वाला शहर स्थित है, यानी वास्तव में 20 डिग्री अक्षांश पर हमारा महाराष्ट्र का चंद्रपुर स्थित है। अब इसके बाद फ्रेंड्स एक बात और आती है कि 20 डिग्री अक्षांश पर ही हमारा 20 डिग्री अक्षांश पर ही ब्राज़ील का भी एक शहर है बोले हॉरिजॉन्टे। तो ये दोनों मिल गए, तो फिर कैसे पता लगाएं कि 20 डिग्री पर कौन स्थित है? तो इसके लिए हमारा उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश से हम पता लगा सकते हैं। तो ये हमारा उत्तरी अक्षांश पर हमारा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर हमारा हो जाएगा, ये इधर हमारा हो जाएगा चंद्रपुर महाराष्ट्र का, और इधर हमारा 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर हो जाएगा हमारा ब्राज़ील का बोले हॉरिजॉन्टे। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण भी हो जाता है उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के बारे में जानकारी। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको बताया शीत कटिबंध के, और जो महत्वपूर्ण कटिबंध हैं उनके बारे में आपके लिए बता देता हूँ। मैं बोर्ड से मिटा दे रहा हूँ, आप दोबारा से डायग्राम बना के कर सकते हो। इसमें हम देखेंगे दोस्त कि ये तो हमारा हो जाएगा ध्रुव 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। अब ये 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कर्क रेखा, नॉर्थ यानी कर्क रेखा, और ये 23.5 डिग्री साउथ यानी मकर रेखा, और ये हमारा विषुवत व्रत। 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा के बीच में ये वाला जो पार्ट है, इसके लिए बोल देते हैं उष्णकटिबंधीय। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र हो जाता है उष्ण कटिबंधीय। यहीं पर सबसे ज़्यादा ऊष्मा यानी सूरज की ऊष्मा हमारे लिए मिलती है। ये ध्रुवों के पास वाला हो जाता है शीत कटिबंधीय, और ये नॉर्थ में है तो इसके लिए नॉर्थ शीत कटिबंधीय यानी उत्तरी शीत कटिबंधीय, और ये हमारा हो जाएगा दक्षिणी शीत कटिबंधीय, दक्षिणी शीत कटिबंध। ये हमारा 66.5 डिग्री साउथ है और ये हमारा 66.5 डिग्री नॉर्थ है। इसको पहले बताया जा चुका है कि ये हमारी उत्तरी ध्रुव व्रत है और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव व्रत है। ये भी हमारा उष्ण कटिबंधी में आ जाता है। ये दोनों हैं, ये शीतोष्ण कटिबंधी में आ जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधी, आप इधर से लिख लेना, और ये इधर भी हो जाएगा शीतोष्ण
कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंध, ये साउथ शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा और ये नॉर्थ शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा, यानी ये उत्तर शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा और ये दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा। तो आज अभी तक हमने जिन जिन टॉपिकों की चर्चा की उनमें से अक्षांश, अक्ष के बारे में भी जाना हमने, ध्रुव के बारे में भी जाना हमने कुछ कटिबंधों के बारे में भी जाना, हमने विषुवत रेखा के बारे में भी जाना और हमने ग्लोब के बारे में भी बेसिक जानकारी ली। तो इसके बाद जो हम टॉपिक करने वाले हैं देशांतर है। अक्षांश और देशांतर को करने के बाद हम किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगा सकते हैं। अगर हमें किसी भी स्थान का अक्षांश और देशांतर पता है तो हम उसका आसानी से पता लगा सकते हैं। इससे पहले भी हम जियोग्राफी का चैप्टर 1 पढ़ा चुके हैं, जिसमें हमने ब्रह्मांड, पृथ्वी और सूर्य के कुछ मौलिक कल्पनाएं यानी जो कक्षा 6वीं में है पहले अध्याय में वो की थी और कुछ हमने इससे आगे भी किया था। तो इसके बाद जो बारी आती है वो है देशांतर के बारे में। तो इसके बाद हम देशांतर के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।